नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। कभी कभी राजनीति में गलती बड़ी भारी पड़ जाती है और कहा जाता है कि राजनीति में पीछे लौटने का कोई जगह नहीं होती, बैक गियर नहीं होता राजनीति में। आपने जो बोल दिया वो बोल दिया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए जो योजना बनाई वो भाजपा पे बहुत भारी पड़ रही। एक एक करके इतिहास के पन्ने खोले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आरएसएस ने तो अंग्रेजों की जासूसी करी थी। इन्होंने कभी तिरंगा झंडा अपने यहाँ नहीं फहराया, भगवा ध्वज फहराते थे ये लोग। संसद के अंदर ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी और आरएसएस मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहे। और प्रधानमंत्री जी वो तो गजब है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी को, जिनको पूरा बंगाल नमन करता है, उनको बंकिम दा कह के ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो उनके दोस्त हो। अच्छा, वो ये नहीं कह दिया कि बंकिम चंद्र चटर्जी और मैं बचपन में क्रिकेट साथ साथ खेला करते थे। बस इतनी कसर बाकी है। संजय सिंह ने धज्जी उड़ा दी और कहा कि 4 नेताओं के नाम बता दो जिन्होंने वंदे मातरम कहते हुए गिरफ्तारी दी आजादी की लड़ाई में। अभय दुबे के संग मैंने बहुत रोचक बातचीत की। आपसे रिक्वेस्ट है 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल है, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुझे लग रहा है कि जो संसद में बातें हो रही हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी को भारी लग रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि बेकार में वंदे मातरम के मुद्दे पर बंगाल के चुनाव को लेकर जो बहस छेड़ी, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ को बेनकाब कर दिया। कांग्रेस ने कहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का गीत अलग है। कांग्रेस का गीत वंदे मातरम में हर बार कांग्रेस सालों से ये गीत अपने हर अधिवेशन में गाती रही है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस की किताब मनुस्मृति है और कांग्रेस की किताब संविधान है। खड़गे जी ने बहुत तेज हमला बोला, कहा कि हिंदू महासभा और आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। ये जो बातचीत हो रही है आज, मनीष तिवारी का भाषण, राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, संविधान की मूल भावना से किस तरह आरएसएस ने और बीजेपी के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। कहीं ना कहीं ये बात तो लगभग अब देश के सामने साबित हो रही है कि जब आजादी का आंदोलन था उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिस्सा नहीं लिया था। इन आरोपों की अगर पुष्टि हो रही है, संसद में ये बातें अब खुलेआम कही जा रही है, तो क्या ये बीजेपी को बैकफुट पर आने को मजबूर करेगी? क्योंकि बात साबित हो रही है कि अगर लंबे समय तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया, वहां तिरंगे की जगह उनका भगवा ध्वज था, वो तिरंगे का सम्मान नहीं था। ये बात जग जाहिर हो रही है कि संघ और भाजपा अभी भी मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, खुल के मनुस्मृति का विरोध नहीं करते हैं, जबकि मनुस्मृति पूरी खुले तौर पर पिछड़ों और दलितों का अपमान करती है। ये सारी बातें जब सामने आ रही हैं तो कहीं भाजपा और संघ को लग रहा होगा कि ये मुद्दा गलत छेड़ दिया गया। आपका क्या मानना है? देखिए, आपने जो बातें कही हैं वो सब बातें सही हैं। मैं इसमें कुछ बातें और जोड़ता हूं एक दूसरे दृष्टिकोण से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में नेता हैं शुवेंदु अधिकारी। वो पहले ममता बनर्जी के साथ थे। ममता बनर्जी से उनका झगड़ा हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। शुवेंदु अधिकारी जो भी हो, भाजपा में हो चाहे टीएमसी में हो, हैं तो बंगाल के ही। और जब वो टीएमसी में थे तो ममता बनर्जी के बड़े चहेते हुआ करते थे शुवेंदु अधिकारी, बहुत। तो शुवेंदु अधिकारी को चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी को ये सिखाएं कि भारत बंगाल की संस्कृति होती क्या है। अमित शाह को सिखाएं कि बंगाल की संस्कृति होती क्या है। इन दोनों गुजरातियों को ये पता ही नहीं है कि बंगाल क्या है। इसीलिए पिछली बार नरेंद्र मोदी जब मंच पर खड़े होकर दीदी ओ दीदी बोलते थे तो ममता बनर्जी ने उसके जवाब में नारा दिया, खेला होवे, और ये दोनों ध्वस्त हो गए। इस बार नरेंद्र मोदी एक नया नुक्ता लेके आए और वो संसद में जब बोल रहे थे नरेंद्र मोदी, तो वो बंकिम दा बोल रहे थे। बंगाल में बंकिम दा किसको बोला जाता है? अगर हम दोनों बंगाली होते तो आप मुझसे अभय दा बोलते, क्योंकि मैं थोड़ा उम्र में ज्यादा हूं और तजुर्बेकार हूं, तो आप मुझसे अपने संबंधों के नाते अभय दा बोलते। लेकिन अगर मैं 200 साल पहले पैदा हुआ होता तो आप मुझसे अभय दा नहीं बोलते। आप समझ रहे हैं ना? जब बंकिम चंद्र चटर्जी पैदा हुए थे, कल्याण बनर्जी ने क्या कहा टीएमसी के नेता ने बोलते हुए? उन्होंने कहा कि जब बंकिम दा थे तो नरेंद्र मोदी के ग्रैंडफादर भी पैदा नहीं हुए थे। और ये वहां पे अपने भाषण में बंकिम दा बोल रहे थे जैसे कि ये उनके एक कोई वरिष्ठ दोस्त हो, ये कुलीग हो, दोस्तों, भाई हो। हाँ। कुलीग हो उनके। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को
बंगाल की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी यही समस्या दक्षिण भारत में इस समस्या का सामना करती है। दक्षिण भारतीय संस्कृति के बारे में उसे कुछ नहीं पता, इसीलिए वहां पर इनकी बड़ी पिटाइयां होती हैं। बंगाल में इसीलिए ये बार-बार चुनाव हारते हैं। अब ममता बनर्जी इस मसले को कि ये संसद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, जो बंगाल के लिए हर व्यक्ति श्रद्धावनत है उनके, देखिए बंगाली लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम पे समझौता नहीं कर सकते, वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम पे समझौता नहीं कर सकते, वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर समझौता नहीं कर सकते, वो काजी नजरुल इस्लाम के नाम पर समझौता नहीं कर सकते, वो शंभू मित्रा के नाम पर समझौता नहीं कर सकते। ये जो अपने आप को भारतीय संस्कृति का हामी बोलते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से संस्कृति विहीन लोग हैं। इनको पता ही नहीं है कि संस्कृति में सा के ऊपर बिंदी लगती है, उसके बाद आधा सा बनता है, पता ही नहीं है संस्कृति कैसे लिखी जाती है। तो ये वो लोग हैं जो वहां बंकिमदा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिनको शर्म नहीं आती। हम अपने पूर्वजों के बारे में दादा करके बोलते हैं, फिर जब इनको किसी ने भाषण देते समय किसी ने बीच में चेतावनी दी तो फिर ये थोड़ा उन्होंने अपने आप में संशोधन किया। लेकिन ममता बनर्जी इस तरह के, जो नरेंद्र मोदी ने वहां गुफअप किया है लोकसभा में, इसका ममता बनर्जी बहुत फायदा उठाएंगी जब विधानसभा का चुनाव होगा उस वक्त। पहली बात तो ये है, ये इनकी वंदे मातरम पे जो बहस में जो हासिल करना चाहते थे, वो गोट उनकी पूरी तरह पिट गई। प्रियंका गांधी ने इनकी गोट पीट दी, और बाद में और भी जो भाषण हुए उनमें बिल्कुल इनके धुर्रे उड़ा दिए गए। ये सब इनका नहीं चलेगा। केवल अगर गोदी मीडिया नहीं होता तो आज ये बिल्कुल जवाब देने की स्थिति में नहीं होती। गोदी मीडिया के कारण ये हर बार ये लोग बच जाते हैं। एक चीज तो है अभय जी, दूसरा सबसे बड़ा जो आज जो सवाल पे संसद में बहस हुई, खासतौर से लोकसभा में बहस हुई, वो थी चुनाव सुधारों के बारे में। और उसमें मैं मानता हूं कि कांग्रेस के इतिहास में दो सबसे बेहतरीन भाषण वहां पर दिए गए। एक भाषण दिया मनीष तिवारी ने, दूसरा भाषण दिया राहुल गांधी ने। पहले मनीष तिवारी ने भाषण दिया, पर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने समस्या के माथे पे कील ठोक दी, जबरदस्त भाषण दिया। और राहुल गांधी ने मांग की कि विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को और उनके विशेषज्ञों को ईवीएम की जांच करने की इजाजत दी जानी चाहिए। ईवीएम के अंदर घुस के देखने की इजाजत दी जानी चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर क्या है, उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर पड़ा है, कौन सी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, जिसके जरिए वोट पड़ते हैं। भाई वोट तो आपने भी डाला, हमने भी डाला वोट। हम तो जाके क्या करते हैं, जो जिस निशान पे चाहते हैं बटन दबा देते हैं। भाई हमने बटन दबाया तो हमारा वोट वहां गया कि नहीं गया जहां के लिए हमने बटन दबाया था? ये कैसे तय होगा? ये तय होता है जो उसका वो होता है, सोर्स कोड होता है, उससे तय होता है। तो मनीष तिवारी ने कई साल पहले सरकार से पूछा था कि भाई ईवीएम का सोर्स कोड क्या है, बताइए। सरकार ने तो आज तक नहीं बताया। यही बात उन्होंने संसद में कही। और राहुल गांधी ने कहा कि बताइए कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट हैं, वो ईवीएम की एक्सेस उन्हें कैसे मिलेगी। हम चेक करेंगे जाके ईवीएम में क्या है। और जब तक हमें चेक करने की इजाजत नहीं मिलती कि ईवीएम में क्या है, तब तक ये चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं हो सकता। ये ईवीएम हैकिंग से अलग तरह का मामला है। ईवीएम हैकिंग का आरोप नहीं है ये। राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई हमारा एक्सपर्ट जाएगा, वो चेक करेगा कि इसमें कौन सा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कंप्यूटर होता है, प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करता है ना। हार्डवेयर तो अलग चीज है, प्रोग्राम अलग चीज है। भाई आपने बटन दबाया, हमने दबाया बटन, मान लीजिए साइकिल पे दबाया, हमने हाथी पे दबाया, हमने हाथ पे दबाया, या हमने कमल पे दबाया, हमने किसी पे भी बटन दबाया, ये कैसे सुनिश्चित होगा कि हमारा वोट वहीं गया जहां हमने बटन दबाया? ये वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्रामिंग तय करेगी। जो उसमें प्रकट होता है वीवीपैट में, वो तो वो बटन दबाना, हमने जिस बटन दबाया उसी का चित्र आ जाता है उसके अंदर। तो
उससे कोई गारंटी नहीं है कि हमारा वोट वहां गया। हो सकता है हमने किसी पे बटन दबाया हो, वोट कहीं और गया हो, हमें पता ही ना हो, और वीवीपैट बता रहा है वही जो आपने बटन दबाया। राहुल गांधी ने ये डिमांड की है आज लोकसभा में, और ये चीज राहुल गांधी की डिमांड कोई मानने वाला तो है नहीं। आप क्या समझते हो, चुनाव आयोग क्या कूद के कहेगा भाई हम आपकी मांग मानते हैं? ऐसा नहीं है, कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। तो वो अभी तो वहां पर आपस में चर्चा हो रही होगी सरकार और चुनाव आयोग के एक्सपर्ट में कि भाई क्या किया जाए इसके ऊपर। तो वो राहुल गांधी वो ये, लेकिन संसद के रिकॉर्ड में दर्ज तो हो गया ना। अब आने वाली पीढ़ियां जब देखेंगी कि भारतीय लोकतंत्र को किस तरह तबाह और बर्बाद किया गया, तो वे इस बहस के हवाले से पता लगाएंगी कि इस तरह तबाह और बर्बाद किया गया। आज की बहस जो है ना, इसमें सब बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी, मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं आज की बहस की, और इसको समझना जरूरी है। राहुल गांधी ने 2-3 बातें और कही महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से वो भी इसका मैं जिक्र कर दूं, लाभ उठा के आपकी उदारता का। वो ये है, राहुल गांधी ने कहा कि भाई अगर आपको वास्तव में चुनाव सुधार करने हैं तो आपको 2-3 काम करने चाहिए, बहुत ही सीधे और सरल काम है, इनमें कोई पेचीदगी नहीं है। पहला काम यह है कि आप ये जो ये है आपका क्या कहते हैं इसको, जो आपने सीसीटीवी की फुटेज खत्म करने का जो आपने कानून बना डाला, इस कानून को खत्म कर दीजिए और सीसीटीवी फुटेज को खत्म करने की बजाय उसको मेंटेन कीजिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, चुनाव से 1 महीने पहले आप हर राजनीतिक दल को जो 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 मतदाता सूची है उसकी मशीन रीडेबल कॉपी दीजिए। पहला काम तुमने बताया मशीन रीडेबल कॉपी दीजिए। दूसरा काम ये बताया कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखिए, उसको नष्ट मत कीजिए, क्योंकि वो चुनाव का डेटा है, कौन वोट डाल रहा है, कौन वोट नहीं डाल रहा है। ये है उसकी। तीसरी चीज ये है कि चुनाव आयुक्तों को जो आपने एक वो दी है, इम्यूनिटी दी है, उनके मुकाबले कानून से इम्यूनिटी दी है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, इस इम्यूनिटी खत्म कीजिए। और चौथा ये है कि हमें ईवीएम में झांकने की इजाजत दीजिए। हम ईवीएम की तफ्तीश करेंगे पूरी, खुर्दबीन लेके अंदर घुसेंगे और देखेंगे इसमें है क्या इसके अंदर। उन्होंने ये 4 मांगे रखी। ये पहली बार ये मांगे, हम लोग सब इन पर चर्चा करते रहते हैं, पहली बार ये संसद के इतिहास में ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये दर्ज हो गई है मांगे। ये ठीक है, और कोई गलत भी नहीं है इसमें, ऐसी कोई मांग भी नहीं है जो गलत हो। लेकिन अभी तक तो ये जिस तरह से आज प्रोसेस हुई है उस तरह प्रोसेस नहीं हो रही थी ना। पार्लियामेंट के अंदर ये बात सामने नहीं आ रही थी, लेकिन आज ये सारी बातें राहुल गांधी के भाषण में आ गई सामने। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे अभय जी, कि किसी भी राज्य के लोगों को अगर ये पता चल जाए कि ये नेता हमारे राज्य के लोगों की भावनाएं भड़काकर हम लोगों को इमोशनल फूल बनाकर वोट हासिल करना चाहता है, तो नेचुरली गुस्सा आएगा लोगों को। अगर ये साबित हो जाए कि ये सारा ड्रामा, ये जैकेट केवल मेरे राज्य में उत्तर प्रदेश में पहनी जाती है, इसलिए भाई जैकेट पहन के उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जैकेट रोज पहन रहा हूँ, चुनाव खत्म हो जाए तो ये जैकेट पहनना बंद कर दूं, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को गुस्सा आएगा कि यार ये कैसे नेता हैं जो मेरे केवल हमारे राज्य के वोट के लिए ऐसा कर रहे थे। बंगाल के लोगों को क्या पिछला चुनाव याद आएगा जब प्रधानमंत्री जी ने लंबी सी दाढ़ी बढ़ाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर का लुक देने के लिए, यानी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से करने की थी अपनी, और ये बात फिर बहुत चर्चा का विषय बनी थी। अगर प्रधानमंत्री जी की वो दाढ़ी आज तक बड़ी रही होती तो लोगों को अच्छा लगता है कि भाई चलो एक बार दाढ़ी बढ़ाई, हर आदमी का स्टाइल है, मैं नहीं रखता दाढ़ी, कोई दाढ़ी रखता है। लेकिन चुनाव के लिए वो दाढ़ी बढ़ी और फिर चुनाव हारती वो दाढ़ी कट गई। तो एक तरह से आपने रविन्द्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश करी और चुनाव खत्म होते ही वो दाढ़ी कट गई, यानी कि बंगाल के लोगों की भावनाओं को चुनाव के लिए भुनाने की कोशिश की। ये बिल्कुल प्रमाण हो गया, ये इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो नहीं सकता। क्या ये सेंटीमेंट्स कभी कभी, आप चूंकि सीएनडीएस से बड़े लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आपने अध्ययन भी किया है, लोगों की भावनाओं को समझा भी है, क्या ये कभी चुनाव में मुद्दा बनता है कि इस राज्य के लोगों की भावना भड़काकर वोट लेने की कोशिश की गई, और बंगाल में क्या ये चुनाव का मुद्दा बनेगा तो क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? देखिए, पिछले चुनाव में तो मुद्दा बना था ये। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 2 गलतियां की। एक तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की दाढ़ी की नकल की उन्होंने, दूसरा वो मंच से खेला होवे खेल वो ओ दीदी करके चिल्लाए। ये हर बार मंच पे जाते थे, भाषण की शुरुआत ही यहां से करते थे, ओ दीदी करके बोलते थे।
ये दोनों बातें नरेंद्र मोदी के खिलाफ गई। नरेंद्र मोदी ने बहुत गलतियां की। लोकसभा चुनाव में भी जो बातें बोलते थे, ये तुम आपका मकान ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र उतार देंगे, ये भी इनके खिलाफ गई। अच्छा, इस बार इन्होंने ये सब जो उन्होंने बंकिम दा किया है, ये भी इनके खिलाफ जाएगी इस बार। ममता बनर्जी इसका जम के दोहन करेंगी, मुझे पक्का यकीन है। और नरेंद्र मोदी की आखिरी गलती नहीं है। बंगाल का चुनाव आते आते अभी और गलतियां करने वाले हैं, और इससे इनकी बहुत वहां भद्द पिटेगी वहां पे, क्योंकि बंगाली इन सवालों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। और दूसरे, सब लोग जानते हैं कि ये बंदा फेंकू है। ये सब लोग जानते हैं कि ये बंदा फेंकू है और ये ड्रामेबाज है। सब लोग जानते हैं ये। आप भी कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, मुझे लग रहा है। आपको याद है जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो बलवीर सिंह, वो जो थे बहुत मशहूर किसान नेता थे, बुजुर्ग, उन्होंने लुधियाना की एक मीटिंग में कहा था कि इससे ज्यादा ड्रामेबाज प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा आज तक। तो इनका व्यक्तित्व तो बड़ा नाटकीय है, और कभी कभी जनता का मनोरंजन भी होता है इससे। भेष बदल के जाते हैं हर जगह। नागालैंड में जाएंगे, नागाओं जैसी पोशाक पहन लेंगे, वहां पे वहां जाते हैं, पंजाब में जाते हैं तो पगड़ी बांध लेते हैं, और हर जगह कहते हैं कि हमारा इस जगह से पुराना नाता है। ये तो बहुत नरेंद्र मोदी की ड्रामे। भारत की जनता मजा लेती है। भाई भाई, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र वाली धरती है ना ये। सबसे पुरानी नाटक की थ्योरी तो हमारे ही पास है, तो हजारों साल पहले बनी थी। तो वो इनकी नाटकबाजी है, जनता खूब मजे लेती है उसको। बंगाल के मुझे एक तो गलतफहमी ये है कि अभी नाटकबाजी की वजह से जीतते हैं। ये जिन वजहों से जीतते हैं वो वजह दूसरी है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, न ये हिंदू बनाम मुसलमान करने से जीतते हैं, न ये नरेंद्र मोदी की नाटकबाजी से जीतते हैं, न ये नरेंद्र मोदी की लफाजी से जीतते हैं। ये दरअसल इस देश में जो पिछले 60-70 साल में जिस तरह से सरकारें चली हैं, उससे एक जो लोगों में परिवर्तन की भावना पैदा हुई थी, उसकी भावना का अंतिम दौर है ये। उसकी वजह से ये 2 चुनाव जीत गए, और तीसरे चुनाव में इनका बहुमत चला गया। पतन शुरू हो चुका है इनका। अब ये बचेंगे नहीं। ममता बनर्जी को हराना इनके लिए नामुमकिन है। अच्छा, प्रियंका गांधी ने ये जो कहा हाउस में कि अब प्रधानमंत्री पहले जैसे नहीं रहे, वो कमजोर दिखते हैं, उनकी कार्यशैली पहले जैसी नहीं रही है, कमजोर दिखने लगे। और ये बात बड़ी कॉमन सी है, भली वो बिहार चुनाव जीत गए हों, लेकिन जो शैली थी कि एक अकेला सब पर भारी, वो शैली धीरे धीरे कम हो गई। शायद ट्रंप के हमले ने कम करी, ऑपरेशन ये वो सिंदूर कहते की भी नहीं है ये। सफलता ने कम की। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि वो अब आखिरी दौर में हैं अपने राजनीतिक जीवन के। ये बात सही है कि 3 चुनाव जीतने के बाद में थोड़ा सा इनको एक जीवनी शक्ति और मिल गई है, थोड़ी सी। तो अभी इन्हें महसूस हो रहा होगा कि अभी उनमें काफी दम बाकी है, और अभी वो और खिंच जाएंगे। तो 2029 तक खिंच जाने की ताकत इन्हें मिल गई है इन्हें, क्योंकि 3 चुनाव जीत गए, ऐसे चुनाव जिनको जीतने की उम्मीद नहीं थी किसी को। और अभी बिहार के चुनाव के नतीजे ऐसे आए तो क्यों आए, इसके ऊपर डेटा एक्सपर्ट बड़ा काम कर रहे हैं। जल्दी ये भी निकल के आएगा तथ्य कि उन्होंने बिहार चुनाव में क्या क्या चोरियां की, कितनी सीटें लूटी इन्होंने, ये सब सामने आएगा। एक चीज, बड़ी चीज अभय जी, ये बात भी सामने आ रही है कि बंगाल में मुसलमानों के वोट विभाजित करने की बहुत सुनियोजित रणनीति बनाई जा रही है। मुर्शिदाबाद में एक मशहूर सिंगर अरिजीत का भी घर वहाँ पे है, लेकिन मुर्शिदाबाद अब बाबरी मस्जिद के निर्माण और उसको हटाने की प्रतिज्ञाओं के साथ गोदी मीडिया दिन रात उसको दिखाने में लगा हुआ है। ये मैसेज दे रहा है कि देखो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, यानी ममता बनर्जी इनडायरेक्ट भी मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है। तो विधायक को निकाल दिया ममता बनर्जी ने, लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये भी ड्रामा है ममता बनर्जी का। क्या उस ड्रामे से मुसलमान वोटों को बांट पाएंगे, ओवैसी जाएंगे, और जो विधायक देखिए, है कोशिश तो है इनकी कोशिश दुहरी है। एक पहलू इनकी कोशिश का ये है कि हुमायूं कबीर, जिनको ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया और निकाल दिया पार्टी से, एक तो उन्होंने जो बाबरी मस्जिद वाला पूरा ड्रामा खेला है, और बहुत बड़े पैमाने पर दिखाया गया कि मुसलमान लोग सिर पे ईंटें ला रहे हैं, कोई पत्थर ढोके ला रहा है बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने, नींव रखने के लिए। तो वो सब हो रहा हो, और वो हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाएंगे, और फिर वो 30 सीटों पे लड़ेंगे, 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 250 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे बंगाल की। ये सब कहा जा रहा है।
और उनका असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से समझौता भी होगा, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो एक तो मुसलमान वोट किस तरह ममता बनर्जी से काटे जाएं, इसकी कोशिश है यहाँ पर। उसी तरह बीजेपी मुसलमानों के बीच में ये प्रचार करेगी कि ममता बनर्जी तो भाई सपोर्ट नहीं कर रही इनको, हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। हिंदुओं के बीच में ये प्रचार करेंगी ममता बनर्जी जो विरोध नहीं कर रही है बाबरी मस्जिद बनाने का। इस तरह करके हिंदू प्रतिक्रिया भी हो और मुसलमान वोट भी कटें, दोहरा खेल बीजेपी खेल रही है। लेकिन ममता बनर्जी बहुत कुशल नेता है, उन्होंने बहुत होशियारी से पहले ही इनको सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था पार्टी से। तो ज्यादा ये बात चलेगी चलाएगी नहीं, भाजपा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ज्यादा बनेगी नहीं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा नुक्ता उन्हें बड़ा मिल जाए जिससे ये बंगाल के चुनाव में एक बढ़िया धमाकेदार रंगीन किस्म की एंट्री मार सके और फिर मंच पे खड़े होकर डायलॉग बाजी करें। जो डायलॉग बाज नेता है, ये पूरी कोशिश है इनकी। क्या लग रहा है ये कोशिश कामयाब हो पाएगी क्या इस मुहिम तक, भाई मुकाम तक सबसे पहुंचने? डिफिकल्ट, देखिए भाजपा के लिए सबसे जो कठिन जगह है वो बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सबसे कठिन जगह है। पंजाब है, ये भाजपा के लिए सबसे कठिन प्रांत है। उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, तीनों जगह जो है भाजपा के लिए ये प्रांत बहुत कठिन है। उसकी वजह यह है कि इन लोगों को इन प्रांतों की राजनीति, इन प्रांतों की संस्कृति का कोई मतलब एहसास नहीं है, मतलब उसको कोई समझते नहीं है कि संस्कृति है किस किस्म की। पंजाबी संस्कृति का भी इनको कोई एहसास नहीं है, तमिल संस्कृति का भी एहसास नहीं है। तो ये लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल ठीक है। वो उस विषय पे लौटते हैं कि अगर ये हाउस में इस तरह आरएसएस की और बीजेपी की धज्जियां उड़ती रहीं, ये बात जनता तक पहुंचती रही कि आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं है, बल्कि ये तो जासूसी कर रहे थे अंग्रेजों की, जैसा बहुत आरोप लगता रहता है, तो क्या एक बड़ी बदनामी होगी क्या? आपको क्या लगता है ये भाई संजय सिंह नुकसान ने में? कहा नहीं अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि भाई 4 ऐसे संघ के लोगों के नाम बता दीजिए जो वंदे मातरम कह के जेल गए थे। हाँ, संजय सिंह ने बहुत तीखा बोला। उन्होंने कहा ना कि 4 के नाम बता दीजिए वंदे मातरम कह के जेल गए थे। देखिए वंदे मातरम के सवाल पे इन्होंने जो वितंडा उठाया है, ये वितंडा इनका फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने बहुत सिलसिलेवार तथ्यों को रखते हुए साबित कर दिया है कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं सब ये मनगढ़ंत बातें हैं और झूठी बातें हैं। प्रियंका गांधी ने ये सवाल उठाया था कि भाई हमारे यहाँ तो 1905 से वंदे मातरम गाया जा रहा है, आपके किस संगठन में गाया जाता है बता दीजिए, आप फालतू बातें मत कीजिए। वहां तो कोई है ही नहीं, कुछ नहीं। और ये बात भी बड़े प्रमुखता से मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए वंदे मातरम बोलना होगा, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम बोलना होगा, इसका नारा ये गढ़ लिया है। बाकी वंदे मातरम गाने से उसकी जो स्पिरिट है, उसका जो मतलब है, उसके पीछे जो भावना है, उससे उन लोगों को कोई संबंध नहीं। मुझे लगता है कि देश के मुसलमान भी बहुत जागरूक हो गए हैं, बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो ऐसे किसी धंधे में फंसते नहीं बंगाल हैं। के मुसलमान और भी सबसे ज्यादा जागरूक और स्मार्ट हैं। देखिए उन्हें ममता बनर्जी ज्यादा बड़ी नेता कोई नहीं मिलेगी, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी भी वहां जब चुनाव लड़ते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। कोई सीमांचल नहीं है, कोई न ये पुराना हैदराबाद है, ना ही हैदराबाद का पुराना शहर है और ना ये सीमांचल है जहां उन्हें कुछ पानी मिल जाता है। कुछ नहीं मिलेगा बंगाल में ना। देखिए असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में भी कुछ नहीं मिलेगा, बंगाल में भी कुछ नहीं मिलेगा, यूपी में भी कुछ नहीं मिलेगा। वो जानते हैं यूपी के मुसलमान कि ये क्या है और यूपी में कौन दे सकता है भाजपा को टक्कर, वो कुछ नहीं मिलेगा हम लोग। ये जो बंटवारे की मुसलमानों के वोट बढ़ जाएं, मुसलमानों का विभाजन हो जाए, ये मुझे लगता है मुसलमान शांत रह के अब इनका जवाब देना सीख गया है, वो उतना जल्दी उग्र होता नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, वो ज्यादा इनकी हाउ बातों में नहीं आते, भड़काऊ बातों में नहीं आते। वो जो कोई मुसलमान भड़काऊ किस्म की बातें करता है, ऐसे कि हुमायूं कबीर कर रहे हैं वहां पर, तो आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, मुसलमान लोग ही उनकी बड़ी आलोचना कर रहे हैं। हाँ, कोई समर्थन अब ज्यादा करते हुए नजर आता नहीं है। मुसलमान लोग ही कह रहे हैं का आदमी है, क्या बोल रहा है, बीजेपी का आदमी लग रहा है। हाँ, जो इस तरह की भड़काऊ बातें करता है तो आम मुसलमान भी मान लेता है कि ये बीजेपी की बातें कर रहा है, क्योंकि फायदा उठाने के लिए कर रहा है। हाँ, ओवैसी के भाषण भी अब लोगों को ऐसे ही नजर आने लगते हैं कि जो भड़काऊ बातें करेंगे ये उसका। अच्छा, ये इस बदली हुई देश की राजनीति के, इस मुसलमानों के बदले हुए रुख से
क्या नुकसान बहुत ज़्यादा है बीजेपी को कि मुसलमान भड़काव में बातों में नहीं आ रहे, कहीं रिएक्ट नहीं कर रहे? देखिए, मुस्लिम विपक्ष अगर चुनाव नहीं जीत पा रहा है, भाजपा को नहीं हरा पा रहा है, तो इसमें मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। हुँ, मुसलमान अपना काम ठीक से कर रहे हैं। हुँ, दरअसल अब हिंदुओं को अपना काम ठीक से करना है। हुँ, अब मेरा मतलब उसमें रहे ना, मुसलमान जितना कर सकते थे, उतना काम वो कर रहे हैं। अब ठीक बात हिंदुओं है। को अपना जिस दिन हिंदू ठीक से काम कर देंगे, उस दिन खेल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उसी दिन एकता दिखाई देने लगेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।